हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल MSKPM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने कुछ सिलेबस के बारे में लेकर आया हूँ जैक बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सारे बोर्ड ने कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है और ये जो सिलेबस है वो सिर्फ इस साल के लिए है। तो हमें ध्यान देना है कि इस बार हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट SST से। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। SST का एक बुक है हिस्ट्री, इतिहास, तो उस बुक में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले ये जानेंगे। और इसमें से भी क्या होगा कि कुछ टॉपिक को, इसमें से कुछ जो सब टॉपिक आएगा इस चैप्टर का उसे हटा दिया गया है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो पहला जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा जो चैप्टर है हम लोग के पास वो है भारत में राष्ट्रवाद। और तीसरा जो चैप्टर है हम लोग के पास वो है हमारे पास भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और चौथा जो चैप्टर है वो है औद्योगिकीकरण का युग। इसके अलावा हम लोग को इतिहास में कोई भी चैप्टर पढ़ना नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए इसमें हमारे पास टोटल बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। जैसे कि हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये हमें पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये भी हमें पढ़ना है। तीसरा जो है वो है क्रांतियों का युग। चौथा जो है जर्मनी और इटली का निर्माण। और पांचवा जो टॉपिक है वो है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो ये 5 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो पहला जो चैप्टर है उससे जो बाहर हुआ है वो टॉपिक हम लिखते हैं जो बाहर हुआ है यहाँ पे सिलेबस से, जिसे हमें नहीं पढ़ना है। वो टॉपिक का नाम है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ये आपको एक टॉपिक दिखेगा जो सबसे लास्ट में दिखेगा आपको। तो ये जो टॉपिक है पहला चैप्टर का लास्ट में दिखेगा आपको, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो ये जो चैप्टर है वो सिलेबस में नहीं है, ये हमें पढ़ना नहीं है इस बार। पहला चैप्टर से हम लोग को इस टॉपिक को छोड़कर सारा टॉपिक पढ़ना है। किसको छोड़ना है हम लोग को? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। दूसरे चैप्टर में आते हैं तो हम लोग का है भारत में राष्ट्रवाद। तो ये जो है भारत में राष्ट्रवाद है, तो ये टॉपिक हम लोग को पूरा पढ़ना है। जैसा कि भारत में हम लोग को पढ़ना है कि राष्ट्र की कल्पना कैसे हुई, मतलब भारत एक राष्ट्र किस तरह बना, अंग्रेजों के शासन से किस तरह मुक्त हुआ। तो ये जो टॉपिक है पूरा, ये हम लोग को पूरा पढ़ना है। इसमें से कोई टॉपिक को बाहर नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला जो चैप्टर था मेरा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उससे सिर्फ मेरा पहला टॉपिक बाहर हुआ जिसका नाम है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। एक जो दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना है वह है भारत में राष्ट्रवाद, तो ये हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है हम लोग का भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये दो जो चैप्टर बता रहे भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से एक भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि इसमें से हमें सारा टॉपिक को पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है उसमें से सिर्फ राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को बाहर कर दिया गया। इस बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप अपने साथ बुक लेकर बैठ सकते हैं और बुक से मार्क करते जाइए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग के पास वो है औद्योगिकीकरण का युग। उद्योग का युग मतलब औद्योगिकीकरण मतलब उद्योग वगैरह, कल कारखाने वगैरह किस तरह से स्टार्ट हुए उसके बारे में हमें जानना है। तो ये औद्योगिकीकरण का युग में देखिए हम लोग के पास कौन कौन सा टॉपिक है जो सिलेबस में आ रहा है। आप इसे जैक के साइट में जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहाँ पे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ना है वो देखिए, इसमें पहला है औद्योगिकी क्रांति से पहले, मतलब औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व या फिर पूरा कंट्री, मेनली यूरोप से स्टार्ट हुआ था ये औद्योगिकीकरण का युग। तो औद्योगिकीकरण के पहले का युग कैसा था, मतलब पहले का टाइम कैसा था। तो जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है इससे, वो पढ़ना है औद्योगिक क्रांति से पहले। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हाथ का श्रम और वास्तविक शक्ति। तीसरा जो टॉपिक दिया गया है हम लोग के पास वो है उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण। उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण कहने का मतलब है जहाँ पे अंग्रेज लोग, यूरोपियन जो कंट्री थे, जहाँ जहाँ अपना उपनिवेश मतलब अपना गुलाम बनाए थे, वहाँ पे औद्योगिकीकरण किस तरह से स्टार्ट हुआ। अगला जो टॉपिक हम लोग के पास वो है औद्योगिक विकास का अनूठापन, मतलब औद्योगिक विकास जो हुआ उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या सिलेबस से बाहर हुआ ये हम लोग को ध्यान देना है। जो बाहर हुआ इस चैप्टर से, उसमें से पहला जो बाहर हुआ वो है फैक्ट्रियों का आना, फैक्ट्रियों का आना, इसे बाहर कर दिया गया है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है वस्तुओं के लिए बाजार,
वस्तुओं के लिए बाजार। ये ध्यान देने वाली बात है कि हिस्ट्री में औद्योगिकरण का जो युग है उसमें से ये दो टॉपिक को हटा दिया गया है। मतलब आप औद्योगिकरण का युग का चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़े, लेकिन इस दोनों को छोड़कर फैक्ट्रियों का आना और वस्तुओं के लिए बाजार, ये आपको बोलेंगे कि आप कहाँ मिलेगा, तो आप देखिएगा बुक में, जैसे आप इस चैप्टर में जाइएगा तो आपको ये मतलब टॉपिक दिखेगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फैक्ट्रियों का आना और वस्तुओं के लिए बाजार। ये दो टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग हिस्ट्री में जान चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। पहला क्या पढ़ना है हम लोग को, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें क्या नहीं पढ़ना है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। फिर दूसरा जो चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद, ये हमें पूरा पढ़ना है कंप्लीटली। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी हमें पूरा पढ़ना है। अगला औद्योगिकीकरण का युग, इसमें से दो टॉपिक को बाहर कर दिया गया, फैक्ट्रियों का आना और वस्तुओं के लिए बाजार। तो ये था हिस्ट्री का सिलेबस। और ये ध्यान रखिएगा, हम पहले बता देते किस तरह मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। सारा सब्जेक्ट में हम लोग के पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है और इकोनॉमिक्स है। इतिहास, भूगोल, सामाजिक और नागरिक शास्त्र और दूसरा आर्थिक विकास की समझ। ये चार टॉपिक है, मतलब चार बुक है हम लोग के पास। तो चारों बुक से ध्यान में रखिएगा 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हम लोग के पास। मतलब टोटल जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो 20 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल होगा, मतलब स्कूल से हम लोग को 20 मार्क्स मिलेगा, स्कूल का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वगैरह जो रहेगा उससे हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ये था हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक। चलिए, अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान चुके थे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो सब्जेक्ट है हम लोग के पास वो है सिविक्स, नागरिक शास्त्र, एसएसटी का एक और बुक। आप बुक लेके बैठ सकते हैं अपने साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है हम लोग के पास। तो पहला जो चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। सत्ता को बांट दिए हम लोग, सत्ता का बंटवारा जिसमें करते हैं, जिस चैप्टर में हम लोग का सत्ता की साझेदारी। दूसरा जो चैप्टर है वो है संघवाद। तीसरा जो चैप्टर है वो है राजनीतिक दल। और चौथा जो चैप्टर है हम लोग के पास वो है लोकतंत्र के परिणाम। और पांचवा जो चैप्टर है हम लोग के पास वो है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसमें से क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाला ये बात है कि ये चारों चैप्टर हम लोग के पास आ रहे हैं, मतलब सत्ता की साझेदारी, संघवाद, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम। आप इसको मार्क कर सकते हैं बुक से, ये चारों चैप्टर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि बुक में हम लोग के पास टोटल 8 चैप्टर है, तो उसमें से सिर्फ 5 ही चैप्टर आ रहा है। और उसमें से 5वां जो चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर हम लिखे लोकतंत्र की चुनौतियां, उसमें से भी कुछ टॉपिक को बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है हम लोग का सत्ता की साझेदारी, संघवाद, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम। ये जो स्टार्टिंग से 4 चैप्टर का नाम लिखा गया, ये चारों चैप्टर कंप्लीटली आ रहे हैं सिलेबस में, मतलब सारा चीज पढ़ना है, इसमें से कुछ टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सब कुछ को पढ़ना है। अगला जो एक चैप्टर है, जो सबसे लास्ट चैप्टर मिलेगा आपको अपने बुक में, वो है लोकतंत्र की चुनौतियां। इसमें से कुछ चैप्टर को हटाया गया। उसमें से कौन कौन बाहर है हम लोग के पास, वो है अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियां और अलग अलग तरह की चुनौतियां। ये आपको लोकतंत्र में मिलेगा कि लोकतंत्र चलाने के लिए हम लोग के पास कौन कौन सी चुनौतियां आती है, लोकतंत्र के पास क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। तो इसमें से ये 2 टॉपिक को हटाया गया है, आपको बुक में दिखेगा अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियां और अलग अलग तरह की चुनौतियां, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। और इससे क्या क्या आ रहा है देखिए, हम बताते हैं। लोकतंत्र की चुनौतियां में हम लोग का है पहला चिंतन, चुनौतियों का जो चुनौती हम लोग का उनका चिंतन करना है। दूसरा राजनीतिक सुधारों का विचार, राजनीतिक जो सुधार है उनका क्या विचार है इनको लेकर। अगला राजनीति को सुधारना, राजनीति को सुधारना, ये सब इस चैप्टर से आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं वो यहाँ पे लिखा गया, अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग तरह की चुनौतियां। अब बुक से मार्क करते जाइए और लिखते जाइए कि ये हमको नहीं पढ़ना है, मतलब ये सिलेबस में नहीं है हम लोग का, ठीक है। और अगला जो पढ़ना है वो है लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। लोकतंत्र का जो पुनर्परिभाषा, मतलब लोकतंत्र को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे फिर से, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये था हम लोग का सिविक्स का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो सिविक्स है इससे भी हम लोग का 20 मार्क्स का आने वाला है। हम लोग के पास 4 बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, मतलब नागरिक शास्त्र। तो सारे जो बुक हैं सबसे 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान रखना है, इसको अच्छे से पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। ऐसा करते हैं कि ये सिविक्स का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इकोनॉमिक्स में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में पहुंचते हैं। हम लोग 2 टॉपिक, मतलब 2 सब्जेक्ट जो है, 2 बुक है उसको मार्क कर चुके होंगे, हिस्ट्री और इतिहास और
सिविक्स नागरिक शास्त्र। अब हम लोग पहुंचते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे पहले कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये हम लोग को पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है वो है मुद्रा और साख, और तीसरा जो चैप्टर है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इन्हीं 3 चैप्टरों को हम लोग को पढ़ना है। इसमें से पहला जो चैप्टर है हम लोग का विकास, उससे हटा दिया गया है, पहला चैप्टर को हम लोग को नहीं पढ़ना, कंप्लीटली सिलेबस से वो बाहर है। और जो सबसे लास्ट चैप्टर है उपभोक्ता का अधिकार, उसे भी हटा दिया गया है। पहला जो सबसे लास्ट चैप्टर था वो तो पिछले साल से भी नहीं आ रहा था, पिछले साल से ही हटा दिया गया था। इस साल उसको भी उपभोक्ता का अधिकार को फिर से हटा दिया गया, मतलब वो नहीं है। पहला चैप्टर जो विकास था वो भी नहीं हम लोग का सिलेबस में। देखिए, तो सबसे पहले है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो उसमें से बाहर क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। आपको बुक में दिखेगा इस चैप्टर से, भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक से, उसमें एक टॉपिक है स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, मतलब उसका मालिक कौन है उस क्षेत्र का, उसके आधार पे। उसमें आपको 2 क्षेत्रक दिखेंगे, एक सार्वजनिक और एक निजी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक सरकारी और एक प्राइवेट बोलते हैं। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक को हटा दिया गया है। ठीक है, उसी तरह हम लोग मुद्रा और साख में यदि आते हैं, तो मुद्रा और साख में यदि आते हैं तो यहाँ से हम लोग को 2 टॉपिक को यहाँ से भी हटाया गया। पहला साख की 2 विभिन्न स्थितियां, और दूसरा निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। मुद्रा और जो साख जो चैप्टर है जिसमें हम लोग लोन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें हटा दिया गया है। साख की 2 विभिन्न स्थितियां और निर्धनों के स्वयं सहायता समूह को हटा दिया गया है। सिर्फ इस 2 टॉपिक को हटाया गया, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सभी जो चैप्टर है मुद्रा और साख, उसे सब कुछ पढ़ना है हमें। अगला जो टॉपिक है वो है, मतलब जो सब चैप्टर है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से जो हटाया गया है उस टॉपिक का नाम है हम लोग के पास न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। मतलब सिर्फ इसको हटाया गया, बाकी सारा चैप्टर हमको अच्छे से पढ़ना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक में से किसको किसको हटाया गया? पहला स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। दूसरा जो मुद्रा और साख है उससे कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है? साख की 2 विभिन्न स्थितियां और निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। अब बुक में मार्क करते जाइए ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। जो सब्जेक्ट से बाहर हो गया उसको क्रॉस कर सकते हैं आप। अगला जो चैप्टर है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें से न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको हटा सकते हैं। मतलब इसमें पढ़ना क्या क्या है यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है उसमें तो हम लोग को पढ़ना है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। दूसरा तीनों क्षेत्रकों की तुलना, मतलब 3 क्षेत्रक है हम लोग के पास, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये तीनों क्षेत्रक की तुलना, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। 2 क्षेत्र का विभाजन हम लोग किए हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। उसके बारे में उसका विभाजन को देखना है। तो ये पढ़ना है हम लोग को इस टॉपिक से। मुद्रा और साख से हमें क्या क्या पढ़ना है? वह मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। अगला मुद्रा के आधुनिक रूप। अभी मुद्रा के आधुनिक रूप हमारे पास क्या क्या है? जैसे हम लोग के पास डिमांड ड्राफ्ट होता है, ठीक है, फिर हम लोग क्या बनाते हैं? चेक बनाते हैं। तो ये सब हम लोग का मुद्रा का आधुनिक रूप है। अगला है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक हमको लोन किस परिस्थिति में देगा, क्यों, क्या क्या चाहिए हम लोग को। तो ये टॉपिक आ रहा है हम लोग के पास, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। अगला जो है ऋण की शर्तें, ऋण का क्या क्या शर्त होता है ये भी हमें पढ़ना है। अगला भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, जो औपचारिक क्षेत्रक से जो हम लोग को साख है उसके बारे में पढ़ना है, मतलब उससे जो हम लोग को मिलता है। ठीक है, भारत में औपचारिक क्षेत्रों में साख। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें से क्या क्या पढ़ना है? अंतर्देशीय उत्पादन, अंतर्देशीय उत्पादन। फिर जो टॉपिक है वो है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। जितना भी उत्पादन हो रहा है एक देश से दूसरा देश में, सबको हम लोग को जोड़ देना है। अगला है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। जो विदेशी व्यापार है और बाजार, सबको क्या कर दिया हम लोग? एक कर चुके हैं। जैसा कि आप देखे होंगे, आप जाते होंगे तो आपको मान लीजिए मोबाइल खरीदने गए तो आपको यहीं पे चाइना कंपनी का मोबाइल मिलेगा, इंडियन कंपनी का मोबाइल मिलेगा, साउथ कोरियन मिल जाएगा, अमेरिका का मिल जाएगा। तो सारा मोबाइल जो है आपको एक ही जगह पे मिल जा रहा है। तो हम लोग एक तरह से बाजार का क्या कर चुके हैं? एकीकरण कर चुके हैं। तो ये पढ़ना हम लोग को। फिर जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण क्या है। फिर है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ना है हमें। और अगला जो है वो है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में जो वैश्वीकरण हुआ उसका क्या क्या प्रभाव हुआ है ये हमें पढ़ना है। तो ये मार्क करिएगा क्या क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको मार्क कर सकते हैं बुक में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में, भूगोल में क्या क्या हम लोग को पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हम लोग अगला जो
बुक है हम लोग के पास जियोग्राफी का, मतलब भूगोल का, उसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग को देखना है। भूगोल, आप बुक निकाल के बैठ जाइए अपने साथ और यहाँ पे अपडेटेड रहिए और देखते जाइए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चैप्टर संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो संसाधन एवं विकास आप एक एक करके बुक में मार्क करते जाइए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना भी है, बहुत कुछ नहीं भी पढ़ना है। तो अपने साथ आप बुक रखिएगा तो आप अच्छे से समझ पाइएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक आ रहा है, बहुत सारा टॉपिक को हटा दिया गया। ठीक है, तो अपने साथ बुक रखिए यहाँ पे ताकि आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो संसाधन एवं विकास में सबसे पहले आते हैं जो बाहर है। तो बाहर क्या क्या टॉपिक है, वह है संसाधनों के प्रकार। आपको स्टार्टिंग में दिखेगा संसाधन के प्रकार, उसमें देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन और स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन का जो टाइप्स है, प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, यह सिलेबस से बाहर कर दिया गया। अगला जो टॉपिक बाहर हुआ वो है संसाधनों का नियोजन, संसाधनों का नियोजन। इसके बाद फिर से जो बाहर हुआ वो है भू संसाधन। फिर से जो टॉपिक है वो है भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, भू उपयोग, मृदा संसाधन, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण में देखिए कौन कौन सा मिट्टी को हटा दिया गया है, काली मिट्टी या फिर काली मृदा बोल सकते हैं आप, लेटराइट मिट्टी या फिर लेटराइट मृदा बोल सकते हैं आप, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मिट्टी, इसको हटा दिया गया है। और जो टॉपिक हटा है मृदा अपर्दन और संरक्षण, मृदा का अपर्दन किस तरह होता है, मृदा का क्षय किस तरह होता है और उसका संरक्षण कैसे करेंगे, ये टॉपिक से हट चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है वो बाहर हट चुका है, वो इस बार नहीं आएगा सिलेबस में। ठीक है, तो इससे क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग को, ये हम बताते हैं आप लोग को। देखिए क्या क्या पढ़ना है वो मार्क कीजिए। पहला, संसाधन की परिभाषा, संसाधन की परिभाषा। दूसरा, संसाधन के प्रकार में आपको देखने को मिल जाएगा समाप्यता के आधार पर संसाधन, मतलब समाप्त होने के आधार पर संसाधन। फिर मिल जाएगा आपको विकास के स्तर पर संसाधन, विकास के आधार पर। ठीक है, विकसित होने के आधार पर, मतलब संसाधन का किस तरह से विकास हुआ है वो आपको मिलेगा वहां पे बुक में, मार्क कीजिए। अब आगे देखिए मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण देखिए हटाया था क्या क्या, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मिट्टी। इसमें से आ क्या क्या है, देखिए ये सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसी मृदा का वर्गीकरण में जो आ रहा है उसको मार्क कीजिए। जलोढ़ मृदा और लाल और पीली मृदा, ये दो जो मृदा है वो आ रहा है हम लोग के पास। एक है पहला जलोढ़ मृदा और दूसरा जो मृदा है वो है लाल और पीली मृदा। ये था हम लोग का चैप्टर 1। अब हम लोग चैप्टर 2 में आते हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। दूसरा जो चैप्टर है जो हम लोग का आ रहा है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो वन एवं वन्य जीव संसाधन में पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बाहर है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। IUCN के अनुसार, अब यहाँ पे IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया था। उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा वन प्राणियों की विभिन्न जातियां, मतलब वन प्राणी का अलग अलग जाति होता है, तो उसमें सबसे पहला जो सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां और लुप्त जातियां, ये तीनों जातियां को हटा दिया गया है इससे। अगला जो है वो है वन और वन्य संसाधनों के प्रकार एवं वितरण, इसे भी हटा दिया गया सिलेबस से। तो ये दो टॉपिक जो है जिसको हटा दिया गया, एक है सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां और लुप्त जातियां IUCN के अनुसार। वन और वन्य संसाधनों के प्रकार और वितरण को भी हटा दिया गया। तो इससे पढ़ना क्या क्या, ये देखिए, पहला भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, दूसरा भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, और तीसरा समुदाय और वन संरक्षण। ये हम लोग को दूसरे चैप्टर से पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। आप मार्क कर सकते हैं, पहला भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, दूसरा भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, और तीसरा समुदाय और वन संरक्षण। अब यदि हम लोग बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर, तो तीसरा चैप्टर जो है हम लोग का वो है जल संसाधन। तो जल संसाधन से क्या बाहर है हम लोग का, तो आप देख सकते हैं बाहर जो है हम लोग के पास वो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और संबंधित जल प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन, ये बाहर हम लोग का। जल संसाधन से क्या बाहर है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और संबंधित जल संसाधन प्रबंधन, ये बाहर है, ये सिलेबस में नहीं है। तो जल संसाधन से क्या क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए जल दुर्लभता, मार्क कीजिए जो आ रहा है हम लोग के पास, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, ये टॉपिक आ रहा है हम लोग के पास। और दूसरा जो है वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल का हम लोग संग्रहण किस तरह करेंगे, ये भी आ रहा है हम लोग के पास। ठीक है, अब अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला चैप्टर है हम लोग का
कृषि। अब कृषि में मार्क कीजिएगा क्या क्या आ रहा है। कृषि में पहले आप मार्क कीजिएगा क्या क्या आ रहा है। तो जो हम मार्क करवाएंगे वो आ रहा है, उसके अलावा जो नहीं मार्क करवाए मतलब वो नहीं आ रहा, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कृषि चैप्टर में पहुंचिए। और कृषि चैप्टर में जो पहला जो टॉपिक है वो है शस्य प्रारूप। दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रमुख फसलें। उसमें प्रमुख फसलें में कौन कौन सा पढ़ना है हम लोग को, चावल, गेहूं, चाय, रबर और कपास। यही 5 फसल को पढ़ना है हम लोग को, चावल, गेहूं, चाय, रबर और कपास। बाकी जितने फसल दिए गए हैं उन्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कृषि में मार्क कर लिए होंगे आप लोग क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा जो कुछ है उससे नहीं पढ़ना उस चैप्टर से। अब अगला चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है हम लोग के पास वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब अगला चैप्टर में पहुंचिए जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें देखिए क्या क्या शामिल है सिलेबस में। ठीक है, इसको मार्क करते जाइए। पहला, खनिज क्या है, खनिज क्या है, उसमें उसके बाद लो अयस्क, उसके बाद बॉक्साइट, फिर अब्रक, लो अयस्क, बॉक्साइट, अब्रक, कोयला, सौर ऊर्जा और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ये टॉपिक हम लोग का आ रहा है। कौन कौन सा था, पहला खनिज क्या है, लो अयस्क, बॉक्साइट, अब्रक, कोयला, सौर ऊर्जा और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ये हम लोग का इस चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो चैप्टर है हम लोग के पास वो है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, अब अगले चैप्टर में बढ़िए, विनिर्माण उद्योग। इसमें से देखिए क्या क्या आ रहा है। पहला, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। कृषि आधारित उद्योग, कृषि से जो आधारित उद्योग है उसमें कौन सा आ रहा है, सूती वस्त्र उद्योग। उसे कौन सा आ रहा है हम लोग के पास, सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन सा आ रहा है, लोहा तथा इस्पात उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में कौन सा आ रहा है, लोहा तथा इस्पात उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अगला जो है वो है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इसके बाद जो है वो है वायु प्रदूषण। ये सब आ रहा है, वायु प्रदूषण मार्क करते जाइएगा बुक में। अगला जो टॉपिक है वो है पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। ठीक है, अब अगला जो है चैप्टर उसका नाम है, अब अगले चैप्टर में पहुंच जाइए, वह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है। पहला, स्थल परिवहन। स्थल से जितने भी परिवहन होते हैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना जो स्थल से होता है, स्थल परिवहन। दूसरा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जो जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 4 बड़े बड़े शहर को जोड़ता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। अगला जो है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला जो है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये सब आ रहा है, मार्क करते जाइए। अगला जो है वो है राज्य राजमार्ग। राज्य मार्ग, राज्य राजमार्ग। अगला जो टॉपिक है वो है जिला मार्ग तथा अन्य मार्ग। जिला मार्ग तथा अन्य मार्ग। फिर है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला जो टॉपिक है वो है पर्यटन एक व्यापार के रूप में। ठीक है, तो ये हम लोग के पास 4 बुक था, वो चारों का हम लोग मार्क कर चुके हैं। क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, मतलब क्या क्या इस बार हम लोग को पढ़ना है, जिससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैक बोर्ड क्लास 10th के लिए। ठीक है, और सारा जितना भी बुक है, चारों बुक, ये ध्यान रखिएगा चारों बुक से 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ आप अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड के लिए। धन्यवाद।